हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था, तो उसमें हम देख रहे थे कि जो पैप स्मीयर जो है ना, ये हाईली इफेक्टिव स्क्रीनिंग टूल होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द SIL एंड कार्सिनोमा एंड हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है, HPV टेस्टिंग जो है ना करंटली यूज़ की जा रही है इन कंजक्शन विद द पैप स्मीयर। अब हम आ जाते हैं हमारे न्यू टॉपिक पे, विच इज़ द यूट्रस। यूट्रस जो है ना, बॉडी जो होती है ना, यानी कॉर्पस यूट्रस का, वो कंपोज हुआ होता है एंडोमेट्रियम का, जिसमें ग्लैंड्स और स्ट्रोमा होते हैं, और मायोमेट्रियम का, जो कि बनी हुई होती है स्मूथ मसल के साथ। मोर फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर्स जो है ना यूट्रस के, वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे डिसऑर्डर है एंडोमेट्राइटिस। देखिए, इन्फ्लामेशन एंडोमेट्रियम की जो है ना, वो क्लासीफाई हुई है एज एक्यूट या फिर क्रोनिक, और वो डिपेंड करता है ऑन वेदर न्यूट्रोफिलिक या लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इनफिल्ट्रेट जो है वो प्रीडोमिनेंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। डायग्नोसिस जो है ना क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस की, तो ये जनरली रिक्वायर करती है कि उसमें हमें प्रेजेंस मिलेगी प्लाज्मा सेल्स की, जैसा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इवन इन द नॉर्मल एंडोमेट्रियम। तो इसलिए हमने मेनली प्लाज्मा सेल्स को देखना होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल में भी है। एंडोमेट्राइटिस जो है ना, ये कंपोनेंट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का। देखिए, PIDs का कंपोनेंट है, और ये फ्रीक्वेंटली जो है ना रिजल्ट होती है निजेरिया गोनोरिया की एंड क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन से होता है। हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन में हमें जो है न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा इन द सुपरफिशियल एंडोमेट्रियम। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा इन द सुपरफिशियल एंडोमेट्रियम, और वो को एग्जिस्ट करेगा विद द स्ट्रोमल लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रोमा में हमें लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। प्रोमिनेंट जो लिम्फोइड फॉलिकल्स है ना, वो देखे जाएंगे पार्टिकुलरली इन द क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कॉज कराती है ग्रेन्युलोमेटस एंडोमेट्राइटिस, फ्रीक्वेंटली विथ एसोसिएटेड ट्यूबरकुलस सेल्पिंजाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस भी उसके साथ होगी। आल्दो जैसा कि US में देखा गया है, मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में ट्यूबरकुलस जो एंडोमेट्राइटिस है ना, ये कॉमन है कंट्रीज़ में जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इंडेमिक होती है, और इसीलिए इसको इंक्लूड करना चाहिए हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑफ द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस वुमेन में जो रिसेंटली एमिग्रेट कर रही हैं किसी भी इंडेमिक एरिया से, तो उनमें हमें इसको इंक्लूड करना है एज ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एंडोमेट्राइटिस जो है ना, ये आल्सो रिजल्ट हो सकती है रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के रिजल्ट की वजह से सब्सिक्वेंट टू द मिसकैरेज, या फिर डिलीवरी ऑफ द डिलीवरी के बाद, या फिर प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन बॉडी, जैसे कि कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो उनकी वजह से भी एंडोमेट्राइटिस हो सकती है। कोई भी रिटेन टिश्यू या फॉरेन बॉडी जो है ना, वो निडस की तरह एक्ट करती है फॉर द असेंडिंग इन्फेक्शन बाय द वेजाइनल वॉल या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक फ्लोरा। रिमूवल ऑफेंडिंग टिश्यू का या फॉरेन बॉडी का टिपिकली रिजल्ट करेगा इन द रेजोल्यूशन। ठीक है, उसका हल होगा। क्लिनिकली जो है ना, सारी जो फॉर्म्स है ना एंडोमेट्राइटिस की, वो मैनिफेस्ट करती हैं कि उनमें फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़। ठीक है, इन एडिशन वहाँ पे ऑल्सो रिस्क होता है, इंक्रीज रिस्क होता है इनफर्टिलिटी का, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ना डैमेज और स्कारिंग हो जाती है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स की। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, जो कि हमारी एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस जो है ये रेफ़र करती है प्रेजेंस एंडोमेट्रियल टिश्यू की मायोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, वहाँ चला जाए तो नेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, ग्लैंड्स, या फिर दोनों जो है ना, ये फाउंड हो सकते हैं डीप इन द मायोमेट्रियम इंटरपोस्ट बिटवीन द मसल बंडल्स के बीच में हमें ये स्ट्रोमा और ग्लैंड्स मिल सकते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ना, ये इंड्यूस करवा देता है रिएक्टिव हाइपरट्रोफी ऑफ द मायोमेट्रियम, जिसके नतीजे में इनलार्ज्ड ग्लोबुलर यूट्रस हो जाएगा, ऑफन विद द थिकन्ड यूट्राइन वॉल। ठीक है, इस तरह का यूट्रस हो जाएगा। एक्सटेंसिव एडिनोमायोसिस जो है ना, वो मेनोरेजिया प्रोड्यूस कर सकती है, डिसमेनोरिया एंड पेल्विक पेन, particularly just prior to menstruation, and can coexist with the endometriosis। ठीक है, ये एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी एडिनोमायोसिस हो सकती है, या फिर इसमें जो है मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, पेल्विक पेन, ये मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट से पहले ये सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन है हमारी एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस डिफाइंड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की और स्ट्रोमा की इन अ लोकेशन आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है, आउटसाइड हो गया आप ये होता है एज मैनी एज 10% ऑफ द वुमेन में इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, और ये नियरली हाफ ऑफ द वुमेन में होता है विद द इनफर्टिलिटी। ये फ्रीक्वेंटली जो है ना मल्टीफोकल होता है, और ये ऑफन इन्वॉल्व करता है हमारे पेल्विक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें ओवरीज, पाउच ऑफ डॉगलास, यूट्राइन लिगामेंट्स, ट्यूब्स, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, इनको इन्वॉल्व करता है। लेस फ्रीक्वेंटली जो डिस्टेंट एरियाज होते हैं ना हमारे पेरिटोनियल कैविटी के,
या पेरी अम्बिलाइकल टिश्यूज़ थे वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अनकॉमनली जो डिस्टेंट साइट है जैसे कि हमारे लिम्फ नोड्स, लंग्स एंड इवन हार्ट, स्केलेटल मसल या बोन जो है ये भी अफेक्टेड होते हैं। 4 जो हाइपोथेसिस जो है ना वो पुट फोर्थ हुई है टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द डिस्पर्स्ड एंडोमेट्रियल लेजन, जो सारी की सारी जो है वो वायबल है। ये चारों थ्योरीज जो है ये वायबल है कि किस तरह से ये लेजन जो है वो डिस्पर्स होती है। एक तो है द रीगर्जिटेशन थ्योरी जो कि करेंटली फेवर की गई है। ये प्रपोज करती है जो मेंस्ट्रुअल बैक फ्लो है थ्रू द फेलोपियन ट्यूब्स वो लीड करता है टू द इम्प्लांटेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल जो ब्लड जो है वो बैक फ्लो होता है उसका फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर और तभी उसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाती है। दूसरी है बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। ये होल्ड करती है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है ना यूट्रस से वो स्प्रेड कर सकता है डिस्टेंट साइड्स की तरफ विया ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स की मदद से, ठीक है। तो ये भी दूसरी थ्योरी है। तीसरी है मेटाप्लास्टिक थ्योरी। ऑन द अदर हैंड ये थ्योरी जो है ये पॉजिट करती है एंडोमेट्रियल डिफरेंशिएशन ऑफ सीलोमिक एपिथेलियम यानी मेसोथेलियम ऑफ द पेल्विस एंड एब्डोमेन फ्रॉम विच एंडोमेट्रियम ओरिजिनेट्स एज अ सोर्स, ठीक है। यानी मेसोथेलियम ऑफ द पेल्विस से और एब्डोमेन से जो है ना हमारी एंडोमेट्रियम ओरिजिनेट करती है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो एंडोमेट्रियोसिस होती है ये इस थ्योरी में इस तरह कि मेटाप्लास्टिक थ्योरी है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। उसके बाद चौथी है एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम या प्रोजेनिटर सेल थ्योरी। प्रपोज करती है दैट द सर्कुलेटिंग स्टेम प्रोजेनिटर सेल्स जो है फ्रॉम द बोन मैरो डिफरेंशिएट इनटू द एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक हो गया। तो ये 4 थ्योरीज है। उसके बाद कह रहा है कि स्टडीज़ सजेस्ट करती है कि जो हमारा एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है ना ये ना कि सिर्फ मिसप्लेस हो जाता है लेकिन आल्सो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। 1.99 में देखिए 19.9 में यहाँ पर प्रपोज्ड ओरिजिन है एंडोमेट्रियोसिस का। ये हमारे पास यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये ओवरी, ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो गई है ओवरी में। यहाँ पे ये थ्योरी है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रही है यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो है ये रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रिक इम्प्लांट हो गया है, इसने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ठीक है। उसने फिर जो है इस इम्प्लांट ने स्ट्रोमल प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं, तो COX-1 बढ़ रहा है, COX-2 भी बढ़ रहा है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज से, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और जो बाकी इन्फ्लामेटरी मेजर्स हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पिक्चर में देखा कि एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होता है ना ये एग्जिबिट करता है इंक्रीज लेवल ऑफ इन्फ्लामेटरी उसमें मेडिएटर्स होते हैं, पार्टिकुलरली जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हमने देखा। तो ये प्रपोज हुआ है कि इन्फ्लामेशन जो है ना वो रिजल्ट करती है फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, ठीक है। उनकी रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन हो जाएगी बाय द फैक्टर्स जो कि हमारे एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल्स ने ही वही फैक्टर बनाए हैं, उनकी वजह से ये एक्टिवेट हो रहे हैं और रिक्रूट हो रहे हैं। तो स्ट्रोमल सेल्स जो है वो आल्सो एरोमाटेज बना रहे हैं जो लीड कर रहा है टू द लोकल प्रोडक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन। तो ये फैक्टर्स जो है ना ये इन्हेंस कर रहे हैं सर्वाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ द एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू विद इन अ फॉरेन लोकेशन, अ की फीचर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, एंड हेल्प कर रहे हैं टू एक्सप्लेन द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द COX-2 इनहिबिटर्स एंड एरोमाटेज इनहिबिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। तभी हम ये इनहिबिटर देंगे तो अच्छी तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एरोमाटेज एंड COX-2 इनहिबिटर्स देंगे, क्योंकि इन्हीं का मेन रोल होता है इन द एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो मॉर्फोलॉजी में लिखा है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है टिपिकली कंसिस्ट करती है फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम की जो कि अंडरगो करती है साइक्लिक ब्लीडिंग, ठीक है, साइक्लिक ब्लीडिंग होगी क्योंकि ब्लड जो है कलेक्ट करता है एबरेंट फोकाई में, तो ये जो है अपीयर होगा ग्रॉसली एज रेड ब्राउन नोड्यूल्स या फिर इम्प्लांट्स नज़र आएंगे हमें। तो ये रेंज करेंगे फ्रॉम द साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 1 to 2 सेंटीमीटर के होंगे डायमीटर में, या फिर ये जस्ट लाई कर रहे होंगे अंडर द अफेक्टेड सीरोजल सरफेस के बिल्कुल अंडर। ऑफन इंडिविजुअल लेजन जो है ये कॉलिसिस होकर मिलकर एक लार्जर मैस बना देंगी। जब जो है ओवरीज इन्वॉल्व होंगी ना तो फिर जो लेजन्स हैं ना वो बना देंगी लार्ज ब्लड फिल्ड सिस्ट जो कि टर्न होगी ब्राउन, जिसको हम कहेंगे चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। ओवरीज के केस में चॉकलेट सिस्ट बनेगी। जैसे ही ब्लड जो है वो एज करेगा तो मतलब वो ब्राउन होकर चॉकलेट सिस्ट बन जाएगी। तो इसकी फिगर भी बनी हुई है यहाँ पे देखें। ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस दिखाई गई है यहाँ पे सेक्शनिंग है ओवरी की जिसमें लार्ज एंडोमेट्रिक सिस्ट दिखाई गई है विथ डीजेनरेटेड ब्लड यानी चॉकलेट सिस्ट। उसके बाद कह रहा है कि विद द सीपेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लड वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस हो सकती है जिसकी वजह से एडेजन्स होंगी अमंग द पेल्विक स्ट्रक्चर
सीलिंग ऑफ द ट्यूबल फिम्ब्रिएटेड एंड्स, ठीक है, वो सील हो जाएंगे, एंड डिस्ट्रॉशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज होगी। डायग्नोसिस इसकी डिपेंड करती है ऑन द फाइंडिंग ऑफ बोथ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा एट द साइड्स एक्सटर्नल टू द एंडोमेट्रियम। हमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड भी मिलेंगे, स्ट्रोमा भी मिलेगा, तो हमें ये इसकी डायग्नोसिस कर पाएंगे। कहाँ मिलेगा? एक्सटर्नल टू द एंडोमेट्रियम। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंडोमेट्रियोसिस की जो है ना, वो डिपेंड करती है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेशन पे, ठीक है। एक्सटेंसिव जो स्कारिंग होती है फैलोपियन ट्यूब्स की और ओवरीज की, तो वो ऑफन प्रोड्यूस करेगी डिस्कम्फर्ट इन दी लोअर एब्डोमेन एंड इवेंचुअली स्टेरिलिटी करवा देगी। रेक्टल वॉल जो है ना, ये इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ये प्रोड्यूस करेगी पेन ऑन द डिफिकेशन, जबकि इन्वॉल्वमेंट यूट्राइन या फिर ब्लेडर सिरोजा की जो है वो कराएगी डिस्पेरिनिया, पेनफुल इंटरकोर्स एंड डिसयूरिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ब्लेडर इन्वॉल्व होगा तो ब्लेडर का सिरोसा इन्वॉल्व होगा तो डिसयूरिया होगा, और यूट्राइन अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो पेनफुल इंटरकोर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल केसेस जो है वो फीचर करते हैं सिवियर डिस्मेनोरिया एंड पेल्विक पेन, जो रिजल्ट करता है फ्रॉम इंट्रा पेल्विक ब्लीडिंग एंड इंट्रा एब्डोमिनल एडिशंस। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। वुमेन जो है वो कॉमनली सीक करती हैं मेडिकल अटेंशन फॉर द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जैसे कि मेनोरेजिया हो गया, यानी प्रोफ्यूज या फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को कहते हैं एट द टाइम ऑफ द पीरियड। इसके अलावा मेटोरेजिया यानी इरेगुलर ब्लीडिंग हो बिटवीन द पीरियड्स, और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो। कॉमन जो कॉजेज़ हैं इनमें क्या होती है, सब क्यों होता है कि डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल पोलिप्स, लियोमायोमास हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। प्रोबेबल जो कॉज है ना यूट्राइन ब्लीडिंग का इन गिवन केस वेरी करता है, वो डिपेंड करता है एज ऑफ द पेशेंट पे, ठीक है। अगर 19.2 टेबल में हम देखें तो यहाँ पर हैं कॉजेज ऑफ द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बाय द एज ग्रुप, ठीक है। प्री प्यूबर्टी में हम देखें तो क्यों होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, उसका कॉज है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी या ओवेरियन ओरिजिन की हो सकती है। एडोलेसेंस में जो है एन ओवुलेटरी साइकिल की वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में जो है उसके में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती हैं, अबॉर्शन या ट्रोफोप्लास्टिक कोई डिजीज़ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक कॉज है। इसके अलावा प्रोलिफरेशंस में लियोमायोमास हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस, पोलिप्स, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाए कार्सिनोमा की वजह से। इसके अलावा एनओवुलेटरी साइकिल रिप्रोडक्टिव एज में भी हो सकता है, एंड ओव्यूलेटरी जो है डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग जो है एग्जांपल जैसे कि इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज। उसके बाद है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में भी जो है एनओवुलेटरी साइकिल हो सकता है या कोई इरेगुलर शेडिंग की वजह से, कोई प्रोलिफरेशन हो सकती है जैसे कार्सिनोमा हो गया, हाइपरप्लेजिया या पोलिप्स वगैरह। पोस्ट मेनोपॉज की बात करें तो उसमें भी प्रोलिफरेशन हो सकती है, कार्सिनोमा, हाइपरप्लेजिया, पोलिप्स या कोई एंडोमेट्रियल एट्रोफी की वजह से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। तो यानी कि ये डिफरेंट एजेस में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। एबनॉर्मल ब्लीडिंग यूट्रस में से इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक यूट्राइन लेजन, कोई ऑर्गेनिक लेजन भी नहीं है फिर भी एबनॉर्मल यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन जो कॉज है ना डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का वो होता है एन ओव्यूलेशन, यानी कि फेलियर टू ओव्यूलेट, वुमेन ओव्यूलेट नहीं कर पाती, ठीक है। एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स जो होते हैं ना, ये क्यों होते हैं, ये रिजल्ट करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, और ये मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है मिनार्की पे होते हैं, और इसके अलावा पेरीमेनोपॉजल पीरियड में होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ठीक है, इनके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से इस टाइम पीरियड में होते हैं। लेस कॉमन जो कॉज है एन ओव्यूलेशन की, उनमें क्या क्या आ जाता है, एक तो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जैसे कोई थायराइड की डिजीज़ हो गई, एड्रीनल डिजीज़ या पिट्यूटरी ट्यूमर, तो मतलब एंडोक्राइन का कोई डिसऑर्डर है, या ओवेरियन लेजन है कोई, जैसे फंक्शनिंग ओवेरियन ट्यूमर हो, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर जिसको हम कहते हैं, या कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, PCOS, ठीक है। इसके अलावा तीसरे कॉज हो सकता है जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जैसे ओबेसिटी की वजह से, मेल न्यूट्रिशन या क्रोनिक सिस्टेमिक डिसऑर्डर। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग आल्सो मे रिजल्ट फ्रॉम एन इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज की वजह से, ठीक है, इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज जो कि थॉट हुआ है टू स्टेम फ्रॉम
क्यों हो रहा है इनएडिक्वेट ल्यूटेल फेज? इट स्टेम फ्रॉम द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रही है प्रोजेस्टेरोन की बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक हो गया। आप समरी देखिए तो हमने नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स देखे हमारी एंडोमेट्रियम के, तो हमने कहा एडिनोमायोसिस जो है वो रेफर करती है ग्रोथ हो जाए हमारी एंडोमेट्रियम की मायोमेट्रियम के अंदर, ऑफन विद द यूट्राइन इनलार्जमेंट हो जाए। उसके बाद हमने एंडोमेट्रियोसिस कहा कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा जो है वो लोकेटेड हो आउटसाइड द यूट्रस एंड मोस्ट इन्वॉल्व करे हमारी पेल्विक या एब्डोमिनल पेरिटोनियम को। रेयरली डिस्टेंट साइड्स भी होती है जैसे कि लिम्फ नोड हो गए या लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हमने एक्टोपिक एंडोमेट्रियम देखा। इन द एंडोमेट्रियोसिस अंडरगोज द साइक्लिक ब्लीडिंग एंड कंडीशन इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया एंड पेल्विक पेन। ठीक है, डिस्मेनोरिया और पेल्विक पेन हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रोलिफरेटिव लेजन्स ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। मोस्ट कॉमन जो प्रोलिफरेटिव लेजन है हमारी यूट्राइन कॉर्पस की यानी बॉडी की, वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास, एंडोमेट्रियल पोलिप्स एंड स्मूथ मसल ट्यूमर। ये सारी टेंड करती हैं टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एज देयर अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की अगर हम बात करें तो एक्सेस जो है ना ईस्ट्रोजन रिलेटिव टू द प्रोजेस्टिन अगर सफिशेंटली प्रोलॉन्ग या मार्क्ड रहा तो इंड्यूस करवा सकता है एग्जेगरेटेड एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन यानी हाइपरप्लेजिया करवा सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, हाइपरप्लेजिया की वजह से ही एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है। तो अब कॉमन कॉज जो है ना ईस्ट्रोजन के अब बढ़ जाने का, वो कॉमन कॉज है ओबेसिटी। जैसा कि हमारा एडिपोज टिश्यू है ना, ये कन्वर्ट करता है स्टेरॉयड प्रीकर्सर्स को इस ईस्ट्रोजन के अंदर, इसीलिए ओबेसिटी इसका मेन कॉज है। बाकी जो पोटेंशियल कॉजेज है ईस्ट्रोजन के बढ़ जाने का, वो है कि फेलियर ऑफ द ओव्यूलेशन जैसा कि पेरीमेनोपॉज में होता है, या प्रोलॉन्ग्ड हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो ईस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की विदाउट काउंटर बैलेंसिंग द प्रोजेस्टेरोन, उसमें भी ऐसा होता है। और इसके अलावा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग कोई ओवेरियन लीजन है जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, या ग्रेनुलोसाथीका सेल ट्यूमर हो सकता है ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो इनमें से भी मतलब कि हर वक्त ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकती है। और अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गई तो आगे जाके वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवा सकता है। उसके बाद कह रहा है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है ना, ये प्लेस की गई है दो कैटेगरीज में, और वो बेस करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द साइटोलॉजिक एटाइपिया। एक है हाइपरप्लेजिया विदाउट एटाइपिया और दूसरा है हाइपरप्लेजिया विथ एटाइपिया। अब 19.11 फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें शो किया गया है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये ए वाला फिगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एन ओव्यूलेटरी या डिसऑर्डर्ड एंडोमेट्रियम दिखाई गई है जिसमें डायलेटेड ग्लैंड्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है बी फिगर में यहाँ पे हाइपरप्लेजिया है विदाउट एटाइपिया, कैरेक्टराइज्ड बाय द नेस्ट्स ऑफ क्लोजली पैक्ड ग्लैंड्स। ठीक है, क्लोजली पैक्ड। और यहाँ पे सी फिगर में हमारे पास हाइपरप्लेजिया है विथ एटाइपिया जैसा कि ग्लैंडुलर क्राउडिंग में देखा गया है एंड सेल्यूलर एटाइपिया। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट द प्रेजेंस ऑफ द साइटोलॉजिक एटाइपिया जो है ना, ये कोरिलेट करेगी विद द डेवलपमेंट ऑफ कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, ये जगह कार्सिन एटोपिया अगर होगा तो कार्सिनोमा कराएगा। हाइपरप्लेजिया जबकि विदाउट सेल्यूलर एटाइपिया जो है ना, ये कैरी करता है लो रिस्क होगा 1% से 3% के दरमियान का फॉर द प्रोग्रेशन टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। जबकि हाइपरप्लेजिया विथ एटाइपिया जिसको हम ऑल्सो कहते हैं एंडोमेट्रियल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया EIN। ठीक है, इसको हाइपरप्लेजिया विथ एटाइपिया को हम EIN भी कहते हैं। ये एसोसिएटेड होता है मच हायर रिस्क ऑफ 20 to 50% चांसेस होते हैं इसमें कार्सिनोमा के, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। जब हाइपरप्लेजिया विथ एटाइपिया जो है वो डिस्कवर होगा तो इट must be carefully evaluated for the presence of the cancer and usually warrants a hysterectomy in the patient no longer desiring fertility। इनको फर्टिलिटी अब ज़रूरत नहीं है तो उन्हें हमने जल्दी से हिस्टेरेक्टोमी करनी होगी। अगर हमें एटाइपिया के साथ मिल गई हाइपरप्लेजिया तो जल्दी से हमने ये करना होगा। ठीक है, और कैंसर को जल्दी इवेल्यूएट करें, कैंसर तो नहीं हो गया क्योंकि एटाइपिया आ गया तो जल्दी कैंसर हो जाएगा। यंगर जो पेशेंट होते हैं उनमें ट्रीटमेंट जो है विद हाई डोज प्रोजेस्टेंस जो है मे बी यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द यूट्रस। ठीक है, उनको हम प्रोजेस्टेंस देंगे हाई डोज में ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अनअपोज्ड जो ईस्ट्रोजन होता है इसको भी अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन जो है इसको भी आल्सो रिस्क फैक्टर होता है फॉर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन भी इसका कॉज है जो हम आगे देखेंगे। एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द PTEN ट्यूमर सप्रेसर जीन has been identified at a substantial frequency in hyperplasia with
ए टाइपिया, यानी कि PTEN ट्यूमर सप्रेशर जीन होता है ये। तो इसकी इनएक्टिवेशन जो भी है ना, ये भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में और हाइपरप्लेजिया विथ ए टाइपिया में इसकी भी इनएक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी इनएक्टिवेशन जो है वो हाइपरप्लेजिया विथ ए टाइपिया कराएगी अप्रोक्सीमेट 50% और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराएगी मोर देन 70%। अलॉन्ग विद द क्लिनिको पैथोलॉजिक एंड एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़, ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि हाइपरप्लेजिया विथ ए टाइपिया जो है ना, ये प्रिकर्सर लीजन होती है फॉर द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। ठीक हो गया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बाद दूसरी प्रोलिफरेटिव लेजन ऑफ द एंडो या मायोमेट्रियम में हमारे पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। देखिए, यूएस में और मेनी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है जो कि होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये जनरली अपीयर होता है एट द एज बिटवीन 55 से 65 के दरमियान और ये अनकॉमन होता है, 40 से पहले नहीं होगा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है ब्रॉडली डिवाइड हुआ दो हिस्टोलॉजिकली और पैथोजेनिकली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में, एक एंडोमेट्रॉइड एंड सीरस कार्सिनोमा, इन दोनों में। ठीक है, एंडोमेट्रॉइड एंड सीरस कार्सिनोमा। देयर आर लेस कॉमन टाइप्स ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जैसे कि क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर्स। ठीक है, क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर्स यानी कार्सिनोसार्कोमा। लेकिन ये जो है ना, ये हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी है लेकिन ये लेस कॉमन है। ठीक है, मेनली हमारी एंडोमेट्रॉइड और सीरस कार्सिनोमा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एंडोमेट्रॉइड कैंसर जो है ना, ये अराइज करते हैं इन एसोसिएशन विद द ईस्ट्रोजन एक्सेस इन द सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ईस्ट्रोजन का एक्सेस हुआ, एंडोमेट्रियल की हाइपरप्लेजिया हो गई इन द पेरीमेनोपॉजल वुमेन में। वेरस जो सीरस कैंसर्स जो होते हैं ना, वो अराइज करते हैं इन द सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल जब एट्रोफी हो जाए इन द ओल्डर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एंडोमेट्रॉइड कैंसर की और सीरस कैंसर्स की। एंडोमेट्रॉइड जो टाइप है ना, ये अकाउंट करती है अबाउट 80% ऑफ द केसेस होते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और ये ट्यूमर्स जो है ना डिजिग्नेट हुए हैं एज द एंडोमेट्रॉइड क्योंकि इनकी हिस्टोलॉजिक सिमिलैरिटी होती है हमारे नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स के साथ, इसीलिए इसकी हिस्टोलॉजी की वजह से हमने इसको ये नाम दिया है। रिस्क फैक्टर्स जो है इस तरह के कैंसर कार्सिनोमा के लिए, वो क्या रिस्क है? एक ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी एंड एक्सपोजर टू द अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन। ठीक है, मैनी ऑफ जो ये रिस्क फैक्टर है ना, ये रिजल्ट करते हैं इन इंक्रीज ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। ईस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी हमारे मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की बाय द ईस्ट्रोजन और एसोसिएटेड है विद द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। इनफैक्ट इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज कि जो प्रोलॉन्ग्ड ईस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है और ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग अगर कोई किसी को ओवेरियन ट्यूमर हो गया है तो ये बढ़ा देता है रिस्क ऑफ द एंडोमेट्रॉइड टाइप ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। म्यूटेशंस इन द मिसमैच रिपेयर जीन्स जो होते हैं हमारे, उनमें म्यूटेशन एंड द ट्यूमर सप्रेसर जीन जो PTEN होता है, इसमें म्यूटेशन जो है ये अर्ली इवेंट्स होते हैं इन द स्टेप वाइज डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा। ठीक हो गया। वुमेन जो है ना विद द जर्म लाइन म्यूटेशंस इन द PTEN यानी काउडन सिंड्रोम हम जिसको कहते हैं, वो वुमेन जिनमें जर्म लाइन म्यूटेशन इस जीन में आ जाए, काउडन सिंड्रोम, एंड द जर्म लाइन एल्ट्रेशंस इन द DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स जिसको हम कहते हैं लांच सिंड्रोम, ये वुमेन्स जो है ये ज़्यादा रिस्क पर होती हैं फॉर दिस कैंसर। ठीक है, काउडन सिंड्रोम और लाइंच सिंड्रोम। लाइंच में हमारे पास DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स में जो है जर्म लाइन एल्ट्रेशन आ गई, जबकि काउडन में PTEN जो है इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन आ गई। तो TP53 म्यूटेशन होती है लेकिन ये रिलेटिवली अनकॉमन होती है और ये लेट इवेंट होती है इन द जेनेसिस ऑफ दिस ट्यूमर टाइप। अब कह रहा है कि जो सीरियस टाइप ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है ना, ये लेस कॉमन है हमारे पास लेकिन ये फार मोर अग्रेसिव होता है। ये अकाउंट करता है फॉर रफली 15% ट्यूमर्स और ये एसोसिएटेड नहीं होता विद अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इस तरह का इसमें कोई भी सीन नहीं होता। नियरली ऑल द केसेस ऑफ जो सीरियस कार्सिनोमा है उनमें म्यूटेशन कहाँ आती है? TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन में, जबकि म्यूटेशंस इन द DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स एंड PTEN ये वाली रेयर होगी। ठीक है, ये ऑपोजिट केस है इसका बिल्कुल। तो सीरस ट्यूमर्स जो है ना, अब ये प्रिसीड होते हैं बाय अ लेजेंड जिसको हम कहते हैं सीरस एंडोमेट्रियल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा।
SEIC, ठीक है। सीरस ट्यूमर्स जो है ना ये प्रिसीड होते हैं इस लेजन से, SEIC लेजन से, सीरस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा से, जिसमें मतलब हमारा TP53 म्यूटेशंस जो है ना ये डिटेक्ट होती हैं और ये सजेस्ट करती हैं रोल फॉर सच म्यूटेशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा है कि एंडोमेट्रॉयड जो कार्सिनोमा है ना ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं हमारी नॉर्मल एंडोमेट्रियम को, उसी तरह ही लग रहे होते हैं, एंड मे बी एक्सोफाइटिक हो सकते हैं या इनफिल्ट्रेटिव। अब अगर हम फिगर देखें 19.12 ए फिगर ये वाला देखें, इसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा दिखाया गया है। एंडोमेट्रॉयड टाइप ग्रेड 1 इनफिल्ट्रेटिंग मायोमेट्रियम है एंड ग्रोइंग इन अ ग्लैंडुलर पैटर्न में ये ग्रो कर रही है। जबकि इसके बारे में अगर हम बी फिगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है एंडोमेट्रॉयड टाइप ग्रेड 3 और इसको ना प्रीडोमिनेंटली सॉलिड ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है, इसमें सॉलिड है कंपैरिजन इसका। तो हमने फिगर देख ली। तो ये कह रहा है कि ये जो कार्सिनोमा है ये इंक्लूड करते हैं रेंज ऑफ हिस्टोलॉजिक टाइप, जिनमें आता है शो करती हैं म्यूसिनस, ट्यूबल यानी सीलिएटेड एंड स्क्वामस डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंडोमेट्रियल जो कार्सिनोमा है ना ये ओपन इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारी मायोमेट्रियम को और ये ना वास्कुलर स्पेसिस में भी जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, और ये आल्सो मेटास्टेसाइज करते हैं हमारे रीजनल लिम्फ नोड को भी कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास जो है ये ग्रेड हुए हैं 1 से लेकर 3 तक, ये बेस करता है उनकी डिफरेंशिएशन पे। अब अगर सीरियस कार्सिनोमास की बात करें तो ये टिपिकली ग्रो करते हैं स्मॉल टफ्ट्स में और पेपिला में, ठीक है, टफ्ट्स एंड पेपिला विथ मार्क्ड साइटोलॉजिक एटाइपिया होगा इनमें, और ये भी आल्सो बनाते हैं ग्लैंड्स, जो कि ग्लैंड्स बना देते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है हमें कभी कभार विद द एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा तो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें भी ग्लैंड होते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन। हाउएवर जो सीरियस कार्सिनोमा है ये एग्जिबिट करते हैं मच ग्रेटर साइटोलॉजिक एटाइपिया, इनमें आईटाइपिया ज़्यादा होगा, याद रखना है। सीरियस कार्सिनोमास जो हैं अब ये एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और इसीलिए डेफिनेशन की तरह ये हाई ग्रेड होते हैं, हाई ग्रेड। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ऑफन शो करती है डिफ्यूज स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग फॉर द P53 इन द सीरियस कार्सिनोमा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग होगी।